वैलिडेशन भी कर सकते हैं, रीवैलिडेशन भी कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। सो बहुत सारे पर्पस हम प्रॉब्लम सॉल्विंग तो कर ही रहे हैं, ठीक है। सो अभी हम एक ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं, बट ऐसा नहीं, जब आप ये पूरे टूल समझ लोगे तो आप कहीं भी लगाओ उसको, है ना। ऐसा नहीं है कि ओनली यूज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम आते हैं सिंप्लीफाइड टूल्स पे। सॉरी, वी वर डिस्कसिंग इन द मॉर्निंग कि डेटा कलेक्शन में फर्क है। सॉरी, यहाँ हम लोग थे कि इसमें हम लोग मशीन को टैम्पर करके, प्रोसेस को मैनिपुलेट करके, चेंजेस लाके, इवेंट बदल के हम डेटा ले रहे हैं। बट एनालिसिस में जो टूल लगाए थे उसमें एज इट इज जो प्रोडक्शन डेटा वो टूल लगाए थे, तो टूल कॉमन यूज हो सकते हैं, बट पर्पस ऑफ डेटा कलेक्शन कॉमन यूज हो सकते हैं। हो सकता है एनोवा एनालिसिस में भी यूज हो, सकता है एनोवा एनालिसिस में भी यूज हो, पर फर्क क्या होगा, डेटा ऐसा है, एनालिसिस वही कर रहे हैं, लेकिन उसमें डेटा प्रोडक्शन डेटा है। यहाँ पे आपने टेम्पर्ड, मैनिपुलेशन और व्हाट यू कॉल इट, मैं इसके लिए टेक्निकल वर्ड यूज करूंगा, अभी तो मैं जनरल कर रहा हूँ, मैनिपुलेशन, टेम्परिंग, इसलिए वर्ड है सिग्नलिंग। बेसिकली सिग्नल एंड रिस्पांस। आप सिग्नल दोगे, रिस्पांस नोट करोगे, सिग्नल दोगे, रिस्पांस। तो अब इसके एक काम करते हैं, टर्मिनोलॉजी भी इसकी सारी डिस्कस करते हैं। इसके टर्म थोड़े अलग हैं, डीओई के जो टर्म्स है ना डिस्कशन के, तो अभी मुझे जनरल टर्म्स यूज करने पड़ रहे हैं फॉर एक्सप्लेनेशन, जैसे टेम्परिंग, मैनिपुलेशन। But that's not the correct language. Language. एक लिस्ट ऑफ टर्म्स एंड डेफिनेशन है, वो समझ लेंगे। उससे क्या होगा, मैं जब बार बार वो लैंग्वेज यूज करूंगा, यू कैन आल्सो अडॉप्ट। तो पहले वो लिस्ट बना दूं कि जस्ट अगर है ना, वेरी फास्ट डीओई के रिलेटेड टू है। तो एक तो टर्म मैं यूज करूंगा रिस्पांस, यहाँ पे है ना। रिस्पॉन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्स, एक ये समझेंगे। मैं पहले लिस्ट लिख लेता हूँ। एक है सिग्नल, सिग्नलिंग, एक है लेवल, उससे पहले फैक्टर, फैक्टर्स, लेवल, ट्रायल्स, इफेक्ट्स, नॉइज एंड नॉइज फिर आएगा, नॉइजेस, रैंडमाइजेशन, ब्लॉकिंग, handling of noises, handling और आता है how to handle noise, levels and center point, center value बोल सकते हैं, center point और value। सेंटर लिंक है center value ये और ये नहीं ऊपर वाले सारे नहीं अलग है, बट इसका थोड़ा लिंक है लेवल एंड सेंटर पॉइंट, सेंटर वैल्यू बोल सकते हैं। अच्छा, इफेक्ट में मेन एंड ट्रैक्शन ऑलरेडी हम लोग आपको नोन है, हम लोग डिस्कस करें। सिमुलेशन, वैलिडेशन, ये टर्म तो हम यूज कर ही रहे हैं, मैं लिख देता हूँ जो टर्म यूज कर। सिमुलेशन वर्ड यूज होता है, वैलिडेशन, नॉइज, ब्लॉकिंग, रैंडमाइजेशन, ओके, इफेक्ट्स, ट्रायल, लेवल्स, फैक्टर, सिग्नल, रिस्पांस। और कोई बीच में आएगा, बट ये मेन पता होना चाहिए टू स्टार्ट, जिसको वन बाय वन एक बार समझ लेते हैं। व्हाट इज कॉल्ड रिस्पांस।
यहाँ रिस्पॉन्स है, जो मेरा वहाँ वाइट टेक्निकल टेक वही था ना, वो यहाँ पे रिस्पॉन्स के नाम से आएगा। एफएक्स था ना, जो आउटपुट था। अब जब मैं टेम्पर करके जो रीडिंग लूंगा, वैल्यू टेक वाई की आएगी, बट वो वाई नहीं माना जाएगा, वो क्या माना जाएगा कि उसमें क्या रिस्पॉन्स आया एक्सपेरिमेंट। अब ये कोई डिजायर्ड आउटपुट ऑफ द प्रोसेस तो है नहीं, एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू है, तो उसके लिए टर्म यूज करना रिस्पॉन्स, ठीक है ना। बट आपके समझाने के लिए वही टेक वाई है, टर्म बदल जाएगा। अच्छा, वहां जो केपीआई भी था वो यहाँ फैक्टर बन गया। इन फैक्टर्स पे मैं एक्सपेरिमेंट करता, तो फैक्टर और केपीआईवी में क्या फर्क है? जो केपीआईवी नैरो होके सिग्निफिकेंट लिस्ट आ गई है, वो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में क्या माने जाएंगे? फैक्टर्स। हाँ, जो सिग्निफिकेंट कॉजेज नैरोड होके जो यहाँ आ गया, उसी को हमने नाम दिया फैक्टर। इसी पे एक्सपेरिमेंट होगा, फैक्टर्स पे एक्सपेरिमेंट होगा और रिस्पॉन्स तो मैं यहाँ वर्ड करूंगा फैक्टर क्या है, ए बी सी, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, वही केपीआईवी जो आया था उसको चेंज करके जो रिजल्ट्स आएंगे वो मेरे सब रिस्पॉन्स। मैं बोलूंगा फैक्टर रिस्पॉन्स, फैक्टर रिस्पॉन्स। अच्छा, लेवल भी यहाँ यूज होगा एक। व्हाट इज कॉल्ड लेवल? सपोज टेम्परेचर मेरा फैक्टर है, लिसन दिस केयरफुली, टेम्परेचर मेरा फैक्टर है और मेरे को चलाना है 200 डिग्री पे एक, और एक चलाऊंगा मैं 300 डिग्री पे, और फिर रिस्पॉन्स क्या वाई पे फर्क है। सो ये जो वैल्यूज हैं इनको हम लेवल्स क्या बोलते हैं? लेवल्स। सो लेवल्स फैक्टर के अंदर होते हैं। इज इट ओके? विद इन ए फैक्टर आर लेवल्स। अच्छा, 200 डिग्री और 300 डिग्री दोनों हैं टेम्परेचर, फैक्टर सेम है, लेकिन दो लेवल्स पे काम। इनको मैं कोड दे सकता हूं, एक को माइनस कोड, एक को कोई वैल्यू को कोडिंग कर सकता हूं। तो दो स्किल ऑपरेटर एक फैक्टर है, हमें दो अलग अलग स्किल लेवल के ऑपरेटर ले, तो फैक्टर बी तो ऑपरेटर माना जाएगा, लेवल क्या माना जाएगा? लेवल स्किल वन, उसका जो बंदा होगा उसके वैल्यू, मतलब उसमें वैल्यू अपने आदमी लिखना पड़ेगा। रामलाल स्किल लेवल 1, श्यामलाल स्किल लेवल 2। अब नाम तो मैं बार बार यूज नहीं करूंगा, तो मैं एक को माइनस बोल दूंगा, एक को प्लस कोड, कोडिंग कर। ये कोड्स है सर। लेवल्स क्या होता है? कोडिंग। अगर 3 फैक्टर है तो तीनों के लेवल, सर सबके लेवल चाहिए होंगे। सबके लेवल चाहिए। मिनिमम लेवल हम कितने रखते हैं? 2 लेवल्स। तो एक लेवल पे तो एक्सपेरिमेंट हो नहीं सकता, दो तो चाहिए, तो इसको बोलते हैं 2 लेवल एक्सपेरिमेंट। 2 लेवल। और जब 2 ही लेवल हो तो पोलैरिटी हो गई बाइपोलर, 2 ही तो लेवल है, तो एक को माइनस एक को प्लस, प्लस माइनस 2 ही लेवल होते है ना। बाइपोलर 2 लेवल बोलने इसका होता है माइनस प्लस लिखा, यहां तक क्लियर है? सो हर एक का लेवल हो सकता है। अच्छा, वेरिएबल फैक्टर का भी लेवल होता है, एट्रीब्यूट का भी लेवल होता है, हाँ ना, भी लेवल होता है, एट्रीब्यूट का भी लेवल होता है। तब वो टेम्परेचर तो वेरिएबल था, बट मैंने लेवल था, बट 200 ये वेरिएबल था, तब मेरे 2 लेवल। ऑपरेटर एट्रीब्यूट था तो भी 2 लेवल। प्रेशर वेरिएबल है तब भी 2 लेवल होगा। 3.5 kg per centimeter square, 4.5 kg per centimeter। मिनिमम 2 होगा, लेकिन लेवल जरूर होंगे, चाहे वेरिएबल फैक्टर हो। वेरिएबल तो कंटीन्यूअस स्केल होता है ना, तब भी लेवल 2 ही लेने हैं। हाँ, ये समझा रहा हूँ। अभी मिनिमम मैक्सिमम करते हैं, ये डिस्कशन करते हैं।
मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, एक्सपेरिमेंट में लेवल ही रखने हैं, चाहे कॉन्टिन्यूअस स्केल हो या डिस्क्रीट। दो तो मिनिमम होने चाहिए ना? नहीं, दो ही रहेंगे, दो ही होने चाहिए बस, दो ही होने चाहिए। नहीं मैं ये कह रहा हूँ 2 लेवल एक्सपेरिमेंट में 2 ही सेट होंगे, चाहे वेरिएबल स्केल हो चाहे एट्रीब्यूट। 3 लेवल भी हो सकता है, 4 लेवल भी हो सकता है। हाँ 2 लेवल एक्सपेरिमेंट तो 2 ही रखेंगे ना, लेकिन आप कहोगे तो वेरिएबल था तो इसके 2 कहाँ से लाए, ए एंड बी कहाँ से लाए, वो सेटिंग वैल्यूज लेवल बन जाएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल को भी एट्रीब्यूट टाइप 2 लेवल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, एट्रीब्यूट को तो एट्रीब्यूट में लिख सकते हो। क्या वेरिएबल स्केल यूज नहीं होगा, 3 लेवल होंगे तो भी वेरिएबल स्केल नहीं माना जाएगा, होगा 3 वैल्यूज ही। सपोज मैं 3 वैल्यू लेता हूं 200, 250 और 300। अब ये बीच की वैल्यू तो नहीं ली ना, 200 से 250 के बीच की नहीं ली ना, कॉन्टिन्यूअस स्केल नहीं लिया ना। सो लेना लेवल्स पे ही है, मैं ये समझाने की कोशिश। 2 लेवल है तभी लेवल से लेंगे, कॉन्टिन्यूअस स्केल नहीं देंगे। 3 लेवल होगा तो लेवल होता है पॉइंट, पिन पॉइंट, नॉट कॉन्टिन्यूअस स्केल। मतलब ये नहीं करेंगे कि 210 का कर लिया, पहले 200 भी चलाए, 210 फिर 215 फिर 200 जब तक चलाते जाएंगे जब तक ये हमारा फंडामेंटल चलाते जाएंगे जब तक ये हमारा फंडामेंटल ऐड कैसे करते हैं? 200 250 वही बात है। ओके मैं अपना स्पीकर कर इसमें आवाज आ देखिए रही है, माइक म्यूट कर दूं, हो गया। अब ये सवाल उठेगा भाई, who will decide how it will be set? तो अभी इसके लिए एक और टर्म है, मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ और टर्म भी आएंगी, बट आपने पहला सवाल पूछ ही लिया तो मैं लिख लेता हूँ। एक्सपेरिमेंटल स्पेस एक टर्म है, वो यहाँ से लीजिए। सो अभी आते हैं इस पे, यहाँ पर पूछ लिया तो उसके लिए फिर टर्म है और कोई ऑप्शन नहीं। अब यहाँ पे आए तो मैं पहले लेवल्स क्लियर हो गया, फैक्टर के विद इन लेवल्स, ठीक है। और क्योंकि आपने ये सवाल पूछ लिया कि लेने तो 2 लेवल थे, बीच में अगर कोई आपने लेवल ले लिया तो इसको बोलते हैं सेंटर पॉइंट। अगर ले लिया सेंटर वैल्यू, एक वैल्यू और बीच में उठाई, लेनी तो 2 थी, हमने बीच में एक वैल्यू और ले ली। इस वैल्यू को अगर मुझे नाम देना पड़ेगा तो क्या, अगर एक को माइनस कोड किया एक को प्लस कोड, तो बीच की वैल्यू को क्या कोड करोगे? नहीं, कोडिंग में क्या लिखो? 0। एक माइनस साइड एक प्लस कोड है तो बीच का वैल्यू को 0 कोडिंग करोगे तो सर, तो 0 कोड इज योर सेंट्रल वैल्यू। बट अभी मैं रख नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ माइनस और प्लस है। अगर कोई रखेगा तो उसका भी कोड होगा, ठीक है। थ्योरेटिकल सेंटर है, मतलब जैसे कोई भी बीच का पॉइंट लिया है, मान लो 200 240 एंड 300, एक्चुअली जो भी आपने 2 लेवल्स लिए उसका बीच का पॉइंट इज जो 0। थ्योरेटिकल और करेक्ट, थ्योरेटिकल मतलब सेंटर ही लेना है, बिल्कुल सेंटर ही लेना है। मैथमेटिकल भी मैथमेटिकल सेंटर ही आएगा, लेकिन वो सेंटर वो होना चाहिए जिसपे वैल्यू सेट होकर चल पाए। मतलब अगर मेरा वो वैल्यू आया 250.65 और मेरी सेटिंग तो 250 हो सकती है, 251 हो सकती है, तो 250 ही लेना है। 0.65 का वो मैथमेटिक्स नहीं लगानी, मतलब सेंटर लेना है, बट ऐसा नहीं वो डेसिमल आ गया एग्जैक्टली, मतलब वो सेटिंग भी तो सर ये सेट करके रिस्पॉन्स लेना है। अब एक्सपेरिमेंट होगा, अगर वो वैल्यू सेट ही नहीं हो सकती तो कैलकुलेटेड वैल्यू से मतलब नहीं है। कोई ऐसी जगह होंगे जहाँ एग्जैक्ट क्लियर नहीं है कि माइनस में, जैसे माइनस में लेके जाएंगे तो प्रोसेस चल जाएगी, प्लस में लेके जाएंगे तो प्रोसेस चल जाएगी, बट अगर सेंटर पे 0 रखेंगे तो प्रोसेस ही नहीं होगी। ऐसा हो सकता है, तो वहां पे फिर सेंटर पॉइंट का क्या वहां पे हो गया? सेंटर पॉइंट का लॉजिक ही ये लेना है, ये पता करना कि माइनस प्लस और बीच की वैल्यू लीनियर सिस्टम फॉलो नहीं करती, इसलिए हम सेंटर वैल्यू लेते हैं, ये पता करना।
अदरवाइज मेरे सेंटर वैल्यू नहीं। लीनियर मतलब होता है टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो गर्मी बढ़ती जाएगी, गर्मी बढ़ती जाएगी तो एक्स और वाई रिलेशन में है, एक्स टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाई पे इफेक्ट। लीनियर सिस्टम होता है ना सर, जैसे 200 से 300 जाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही, टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने का जो इफेक्ट वाई पे है वही आएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता टेम्परेचर बढ़ रहा है फिर टेम्परेचर का इफेक्ट 250 पे 0 हो गया और सडनली, तो इसे कहते हैं नॉन लीनियर सिस्टम। कैसे नॉन लीनियर मतलब लीनियरिटी ही नहीं है। लीनियरिटी यह है कि 200 से 300 या तो बढ़ेगा या घटेगा। सर अगर प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ये नहीं हो सकता 250 प्रेशर कम हो जाए। और लीनियर सिस्टम्स होते हैं हमारे पास, व्हाट डू यू से, हमारे पास ये वैल्यूज लीनियर ही होंगी। यस, मैं अगर बढ़ाते जाऊंगा कन्वे स्पीड, करंट बढ़ाते जाऊंगा तो कन्वे स्पीड बढ़ती जाएगी, और बढ़ाऊंगा और बढ़ती जाएगी और बढ़ाऊंगा, करेक्ट। लीनियर सिस्टम्स होने चाहिए। अगर कोई नॉन लीनियर सिस्टम है, कम होते हैं, अगर है तो कैसे पता करूंगा, तो एक सेंटर पॉइंट चेकिंग के लिए डाल देंगे बीच में, ये वेरीफाई करने के लिए यार ये तो चल रहा था, सडनली देखा करंट बढ़ा रहे हैं, स्पीड कन्वेयर बढ़ रही है, करंट बढ़ा रहे हैं, और बीच में एक वैल्यू है करंट बढ़ा रहे हैं, स्पीड कन्वेयर कांस्टेंट है, फिर बढ़नी शुरू होगी, तो इसे कॉल्ड नॉन लीनियर सिस्टम। और लीनियर अभी ये जो आंसर है ये 50% आंसर्ड हो गया, पर जब ये आंसर आएगा तो आपका 100% आंसर हो। तो अभी ये क्वेश्चन और होल्ड पे ही रहेगा, ठीक है ना, सेंटर पॉइंट में। पर ये क्लियर हो गया, 200 से 300 जाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ना ही चाहिए इन ए लीनियर रेट। ये नहीं हो जाए 200 250 बहुत बड़ा, फिर इसके बाद अब ठीक ठीक ही बढ़ रहा है, 50 डिग्री पे कोई फर्क नहीं आता। ये लाइन होनी चाहिए। हाँ ये लाइन होना चाहिए। ये भी लाइन मतलब यही है कि एग्जैक्टली लाइन जो है लीनियरिटी फॉलो करना है। वही एमएसए वाली भी थ्योरी है, सारे जो मैकेनिज्म है आपके इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट वो सब लीनियर है सर। बायस लीनियरिटी स्टेबिलिटी ऐसा बहुत कम है कि आप कोई चीज, जैसे आप रनिंग करोगे तो कार्डियो में भाग रहे हो तो आपका हार्ट बीट बढ़ता जाना चाहिए, और रनिंग करो, अब आप रनिंग बढ़ा रहे हो हार्ट बीट कम हो रहा है, तो ये बस सोचना पड़ेगा नॉन लीनियर सिस्टम के बारे में। हो सकते हैं, मना नहीं करते, खत्म होने की बात है तो बंदे ही खत्म हो गया तो फिर बात कर रहे हो, ये भी हो सकता है, कुछ तो होगा उस समय। तो ये एक बार चेक पॉइंट डालने के लिए, वैसे हमें जरूरत नहीं होती, हम माइनस कर लेते हैं, टेम्परेचर पता है लीनियर सिस्टम के, 0 क्यों एडिशनल पॉइंट डालें, जहां डाउट होता है तो हम एक 0 पॉइंट बीच में ले लेते हैं, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग कि कहीं ऐसा तो नहीं, कोई तो लिमिट होगी कि मतलब यहाँ तक इतनी रेंज तक लीनियर सिस्टम फॉलो करेगा। एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ उसके लिए आप ये अभी बात करेंगे, तो होल्ड करो 50% आंसर। सो इज इट फाइन, रिस्पॉन्स क्लियर है, टेक वाई यहाँ रिस्पॉन्स बन गया समझाने के लिए। केपीआईवी स्क्रीन होके सिग्निफिकेंट होके फैक्टर्स बन गए फॉर एक्सपेरिमेंट। फैक्टर्स के अंदर लेवल्स हैं, लेवल्स या तो 2 लेवल्स होंगे, या अगर सेंटर पॉइंट लिया 3, अदरवाइज -2 लेवल हो गए, उनको कोडिंग कर देंगे। तो हर फैक्टर के अंदर लेवल होंगे, चाहे वेरिएबल फैक्टर हो या एट्रीब्यूट फैक्टर हो। वेरिएबल को भी लेवल बनाया जा सकता है, एट्रीब्यूट तो होते ही लेवल्स हैं। अब आते हैं सिग्नलिंग। व्हाट इज कॉल्ड सिग्नल? 200-300 लेवल सेट है, बट 200 को कभी 300 कर देना, 300 को वापस 200 ले आना, 200 को फिर बढ़ा देना, फिर घटा, ये बार बार चेंज करना, इसको सिग्नल, इनको छेड़ना कि कभी तो 200 कर दिया, फिर 300 कर दिया, वापस 200 घटा दिया, फिर तो रिस्पॉन्स में मेरा सिग्नल देने से वाई कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। Change of levels, we can say these are the signals. Changing of levels. रेडियो पे लेवल इज जस्ट सेटिंग, जैसे रेडियो पे उसको बटन को हाँ आप करते रहते हो ना, पकड़ता है। ये करा तो क्या हुआ, ये किया, फिर यहाँ जाके रिस्पॉन्स आया, ये इसको सिग्नलिंग है। दोबारा हम एक तरीके से सिग्नलिंग होगा कि हम लेवल को एक्सरसाइज अगर करते हैं तो लेवल तो सेट होगा कि
200 का नाम है माइनस, 300 का नाम है प्लस। रामलाल ऑपरेटर माइनस है, श्यामलाल प्लस, सेट हो गया। ओके हेलो ओके। सो लेकिन जब एक्सपेरिमेंट होगा तो मुझे ये लेवल्स को बार बार छेड़ना तो पड़ेगा ना। कभी 200 पे रख दिया, 300 को वापस 200 पे लाया, 200 को फिर चढ़ा के 300 कर दिया। जब मैं इससे प्रोसेस को छेड़ूंगा, इसका नाम है सिग्नलिंग करना। टेम्परिंग नॉट द राइट वर्ड। जब मैं ये बार बार 200 को 300 पहुंचाऊंगा, 300 का सडनली 200 ले आऊंगा, फिर 200 को 3, तो क्या रिस्पॉन्स में फर्क पड़ना चाहिए? पड़ना चाहिए ना। सिग्नल करने से रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, बल्कि रिस्पॉन्स मिलेगा कैसे? सिग्नल करने से। प्लस सिग्नल माइनस सिग्नल वो इजी रहेगा। तो हम माइनस प्लस ही यूज करेंगे कोडिंग। प्लस माइनस सिग्नल हाँ वो 200 करो 300, माइनस में चला है, प्लस में चला है, प्लस में चला है, माइनस में चला, अभी आएंगे सिग्नलिंग कैसे। लेवल में सिर्फ एक डाउट कि जैसे स्किल्स का है, स्किल 1 स्किल 2 स्किल 3, कि वो मतलब चेंज ऑफ स्किल है, एट्रीब्यूट फैक्टर है, वहाँ पे समझ में आ रहा है, वेरिएबल में समझ में आ रहा है 200 250 300 फिर इंक्रीमेंटल चेंज। और जैसे मान लो कोई केपीआई भी ऐसी है कि शिफ्ट है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, तो उसमें तो कोई मतलब ऐसे चेंज है नहीं, उनका लेवल का कैसे करेंगे? शिफ्ट 1 माइनस है, शिफ्ट 2 प्लस है, वहाँ पे भी ऐसा कुछ लेवल को क्या क्या बोलेंगे लेवल को? देखो शिफ्ट तो क्या है, मल्टीवेरी चार्ट है कि शिफ्ट के कारण से हो रहा है। अब शिफ्ट के अंदर गुस्से होंगे ना, वो तो क्या नैरो डाउन करने के लिए था। केपीआई भी होगा ना, शिफ्ट के अंदर क्या है, क्यों नाइट शिफ्ट में हो रहा है, ऐसा ठंडा हो जाता है नाइट शिफ्ट में, ठंडा होता है, टेम्परेचर या कहेंगे नाइट में फटीग का प्रॉब्लम आता है, सो ऑपरेटर ले लेंगे उठा के। फैक्टर पकड़ना। अब वो मास्किंग खत्म हो गई। मल्टीवेरी क्या करता, डायरेक्शंस बना दिए, शिफ्ट टाइम टू टाइम वेरिएशन, शिफ्ट टू शिफ्ट वेरिएशन, ऑपरेट टू। यहां तो हम सब कर के मतलब हम वहां पहुंच चुके हैं, सिग्निफिकेंट कॉज मिल गया हमें। अब तो हम वैलिडेशन पे, पहले आपको ये विजुलाइज करना पड़ेगा हम यहाँ पहुंच चुके हैं, इसलिए हमने पूरे एक दिन इसी विजुलाइजेशन में लगाया था। हम यहाँ खड़े हैं, होता ना मैप में वी आर यू आर हियर। अब देखो करना क्या है। अभी हमें ये देखने हैं कि शिफ्ट के अंदर क्या है, असेंबली के अंदर कोई कंपोनेंट खराब है, अभी तो एनालिसिस ही नहीं खत्म हुआ। और ऐसे लोग हैं जो शिफ्ट पे डीओई कर रहे हैं, हमारे पास डेटा भी है, फिर इनको वापस करवाते हैं कि शिफ्ट क्या है, नाम है, अंदर पैरामीटर कौन, क्यों सर? पूछने का लॉजिक ये था कि शिफ्ट टोटल चीज होगी, कोई दो पैरामीटर ऐसे जिनमें चेंज ना हो। एग्जाम्पल दो फिर, और कोई पकड़ो। समझ नहीं आया। वही तो आएगा ही नहीं ना समझ ऐसा पैरामीटर है ही नहीं, वो है नहीं तो छोड़ो ना उसको, फैक्टर ही नहीं है वो। सिग्निफिकेंट कैसे होगा? अच्छा देखो कितना अच्छा सवाल। अगर चेंज ही ना हो तो केपीआई भी नहीं है। फिर अगर वो चेंज हो रहा था तो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं डाल रहा था तो पी वैल्यू 0.05 से नीचे नहीं आती। और जिनकी नहीं आई उनको तो हम छोड़ के आए रास्ते में, हम कौन सा उनको साथ लेके चल रहे? 20 में से 3-4 लेके आए हम बाहर, तो बाकी क्या थे? ऐसे ही थे। ये सिग्निफिकेंट का मतलब है द वेरिएबिलिटी is the impact. Cause is present, effect is present. Cause is not present, effect is not present. Cause varies, effect varies proportionate. P value less than 0.0. Sorry, वहां पे एनालिसिस में जा रहे हैं, बट मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। जो बात हो चुकी है मैं रिपीट कर, जस्ट एक रिमेम्बरेंस के लिए। So you agree to this point? अब बिल्कुल सही बात है, डायरेक्टली डीओई पे जाना मुश्किल है, बिल्कुल इनके सही पॉइंट। कैसे पता चलेंगे कि ये क्या था, इसके अंदर क्या लेना था, या ये वेरी कर रहा है नहीं कर रहा है? ये सवाल जो है ना एनालिसिस में सॉल्व हो जाए। पर मैं कहूंगा एनालिसिस खत्म ही नहीं हुआ, डीओई पे जाने ही मत। गारंटी हो गई ये 3 कल्प्रिट में से हमें वैलिडेट करना है। हो सकता है मेरा थॉट प्रोसेस एनालिसिस में कोई एरर होगा तो यहाँ पकड़ा जाएगा, करेक्ट भाई, इतना ही काम हो रहा है। वेरीफाई हो चुका है, सिर्फ वैलिडेट हो रहा है। क्यों सर? डिजाइन में 2 टर्म होते हैं, डिजाइन वेरिफिकेशन एंड डिजाइन वैलिडेशन। तो सबने प्रोडक्ट वैलिडेशन, प्रोसेस वैलिडेशन, वेरिफिकेशन की डिस्कशन किया नहीं सब हमने। लेकिन अगर मैं आईआईटीएफ लेके चलूं तो 3 चीजें, डिजाइन रिव्यू, डिजाइन वेरिफिकेशन, डिजाइन वैलिडेशन, 3 टर्म है।
एज पर IIT, चेक करो आप। डिजाइन रिव्यूज, डिजाइन वेरिफिकेशन, तो वैलिडेशन तो हमने बड़ा फोकस किया क्योंकि हम आगे वैलिडेशन। वेरीफाई किसने कहा था कि यही है, कैलकुलेशन बेस पे, प्रोबेबिलिटी बेस पे किसने वेरीफाई किया? डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया बट कोई कैलकुलेशन तो हो गया। पी वैल्यू सब कैलकुलेटिव है, क्यों सर? रिस्क इतना था, अल्फा इतना था, उस हिसाब से पी वैल्यू इतनी थी, तो किसी ने माना थोड़ी ना, अभी आपने प्रूफ तो कर दिया, लेकिन ये फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन प्रूफ नहीं है, ये बाय एनालिसिस बाय कैलकुलेशन आपने मान लिया सिग्निफिकेंट कॉज है, हाँ या ना? साइंटिफिक वर्ल्ड में मान लिया गया बाय कैलकुलेशन, इज इट कॉल्ड वेरीफाइड। लेकिन रियल वर्ल्ड में ना कोई भी चीज लॉन्च तब होती है जब वैलिडेशन। मैं ऐसे कह सकता हूँ वेरिफिकेशन बेस पे थ्योरी तो बन सकती है, थ्योरी बनना भी आसान नहीं होता, साइंस में कोई नई थ्योरी बनाना आसान नहीं है, हाइपोथेसिस चाहिए उसको थ्योरी बनाने के लिए, लेकिन थ्योरी को प्रूव करने के लिए लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट जरूर है। कई नोबेल प्राइज थ्योरी पे ही मिल गए, प्रूफ थोड़ी ना था उनके पास, थ्योरी में मिल गया, कैलकुलेशन पे नोबेल प्राइज लेके घूमे। एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो क्या कैलकुलेशन है? वो कह रहा टाइम रिलेटिव है, ऐसे जाओ कम हो जाता है, ऐसे जाओ पीछे जाओ, फिर यंग हो के आओ 20 साल में। एक भी वैलिडेशन प्रूफ नहीं है हमारा, कोई भी जवान नहीं हुआ। टाइम रिवर्स डायरेक्शन में जा सकता है उसके हिसाब से बाय कैलकुलेशन। टाइम इज रिलेटिव, कहीं कम धीरे बढ़ सकता है, कहीं जल्दी चल सकता है। और अगर मैं उसकी थ्योरी है, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस कर जाऊं तो टाइम उल्टा भी चल सकता है, टाइम कम होना शुरू हो जाएगा। नहीं, बाय कैलकुलेशन इज प्रूवन सर, बट मेरा प्रूफ नहीं, प्रूफ मतलब प्रूफ वर्ड इज नॉट दैट, मैंने वैलिडेट नहीं करा, वेरीफाइड कैलकुलेशन प्रूव कर दिया, फॉर्मूला ये इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू हैंस टाइम इज लेस। और वो सारे फॉर्मूले साइंस के बेसिस पे हैं जो चलते हैं दुनिया में। अच्छा, अब कोई मना कैसे करे, क्या फिर तेरा फॉर्मूला गलत था बीच वाला मेरी कोई गलती नहीं है। क्यों सर? कुछ चीजों के प्रूफ है हमारे, जैसे अभी छोटा एग्जांपल लेता हूँ, बड़ा पॉपुलर E is equal to MC, सबने T-सेट पे लिखवाया हुआ है। T-सेट पे, हाँ यही हो रहा है, T-सेट पे आ गया। T-सेट लिखवाया है लोगों ने, E is equal to MC स्क्वायर, ऐसे फॉर्मूले लिखवाए। सर ये अगर ध्यान से है, ये एक्चुअली फॉर्मूला ही है, M is equal to E by C स्क्वायर, ये है मेन फॉर्मूला, डेल्टा M by डेल्टा E, C तो कांस्टेंट है, वेरिएबल इसमें दो ही हैं, ध्यान से देखो, ये जो है C तो कांस्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट में, करोगे क्या? KPI भी नहीं है तो इसका कौन सा डीवी करोगे आप बताओ, जो आपका सवाल है वो यही है। अब वेरिएबल तो दो ही है, मास एंड एनर्जी। अब फॉर्मूला पता क्या कहता है, ये फॉर्मूला अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूं तो सब लोग हैरान होंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है फॉर्मूला, बट बाय फॉर्मूला प्रूवन है। लेकिन इसका अब आया प्रूफ इतने सालों बाद, वो सबको मालूम है, ये कह रहा है कि चेंज ऑफ मास से एनर्जी रिलीज होगी। अगर मास बदल जाए किसी का तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, मास चेंज होते हैं एनर्जी में नहीं, चेंज ऑफ मास कन्वर्ट इनटू एनर्जी। वो कह रहे एनर्जी कुछ नहीं है, मास ही है। जो टोटल मास है ना आपके अंदर, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जो भी मास तो हर चीज में था, एटम में इलेक्ट्रॉन, वो कह रहे सारे मास को ना एनर्जी बना दो, वही आप हो, बस आप एनर्जी हो, मास नहीं हो। मास की कोई डेफिनेशन ही नहीं थी, व्हाट इज मास, नोबडी कैन डिफाइन मास इन दिस वर्ल्ड, वेट आई कैन डिफाइन द होल ऑफ दैट, व्हाट इज मास आप बताओ, कोई डेफिनेशन ही नहीं है साइंस के पास। मैटर कंटेन, वेट में से वो माइनस कर दो, ग्रेविटी मास नहीं, पहले मास है था ना, फिर ग्रेविटी ने पुल किया था, मास कांस्टेंट है, ये भी बोल रहे थे, वेट ही तो बदल रहा है अलग अलग प्लेनेट पे। अरे वहां हम गए नेहरू प्लेनेटोरियम, वो लगा रखा है उन्होंने, कॉइन डालो मून पे तुम्हारा इतना वेट हो गया, इस पे इतना कॉइन, बच्चों के पैसे खर्च करा रहे हैं, कुछ नहीं 1/6 कर रहा है उसका वेट का,
वो हल्का है, उसका 1/6 कर दिया, उसका 1/10 कर दिया, बच्चे खुश हो रहे हैं, मून पे खड़े हैं, वेट आ रहा है, ठीक है ना। मास तो कांस्टेंट है, वही मास मून पे खड़ा हो गया तो कम, मतलब वेट कम हो गया, वही मास तो कांस्टेंट था। ये क्या मान काम कर रहे हैं, क्या ना, मास जो बदलेगा अंदर एटम मॉलिक्यूल लेवल पे, जो ही वो एनर्जी है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कह रहा प्रूव करो, ऐसा कैसे हो गया भाई, मास एनर्जी फॉर्म में नजर आ रहा है, दिखाओ। हाँ कह सकते हो आप मास हो या एनर्जी हो, एक बार में कह सकते हो आप हो क्या, आप मास हो ही नहीं, आप एनर्जी हो, ये कैसे कह सकते, हाउ इज इट पॉसिबल। सर मास बढ़ा, जैसे 10 पूरी खाई, मास बढ़ा, डाउन हो गई, तो कह रहे कैसे होगा, ये थ्योरी तो किसी को समझ नहीं आई, तो उसने पता क्या बोला, नहीं इसके अंदर से कोई मूवी तो है बॉडी का इफेक्ट है, बॉडी का इफेक्ट आएगा। ऐसे बताओ, Try पे गया है। बंदा बिल्कुल अटेंटिव रहना चाहिए। साइंस काम कर रही है पूरी, पाँच हमारी करे ना करे, 5 मिनट सर इसकी तरफ उंगली कर दो। मैं कह रहा हूँ हमारी साइंस काम कर रहे हैं, पूरी की जरूर करेंगे, जो है खाइए वो तो अभी वो कह रहे हैं कि ये बड़े इंटरेस्टिंग है कि भाई मास कैसे चेंज हो जाएगा और उससे एनर्जी कन्वर्ट ही होगी, वो वाली कौन सी डेफिनेशन है। तो उसने पता क्या किया, उसने एक ऐसे एटम लिया, उसने बोला इसके प्रोटॉन वोटॉन, सबसे ज्यादा मास कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तोड़ लेते हैं, मतलब अलग रख लेते हैं, इनका वेट निकालते हैं, छोटी का कैलकुलेशन वाला, सबके मास के मालूम थे, नंबर भी मालूम थे, केमिस्ट्री के साथ मल्टीप्लाई करके वेट निकाल लिया। अब यहाँ एटम का वेट ले लिया इन्होंने, तो दिस वेट विल बी इक्वल टू दिस, इलेक्ट्रॉन का ही माइनस करना है, वो तो हल्का होता है, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा वेट नहीं होता, मेन है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कन्वर्ट 97% द वेट, ठीक है ना, सब न्यूक्लियस। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का भी वेट माइनस कर लिया, अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो बीच में बैठे हैं, ये वेट इक्वल टू ये वेट आना चाहिए ना, सर ये चार चीजों को मिला के मैंने ये चीज बना दी, तो इनका इंडिविजुअल वेट विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल दिस वेट, हाँ या ना। इसमें कौन सा मैथमेटिक्स है, उसने बोला नहीं, इट विल बी डेल्टा एम, वो कह रहा मास डिफेक्ट है, ये मास गायब हो गया, मास कहां से गायब हो गया, वो इलेक्ट्रॉन है, वो कुछ गायब हुआ नहीं, बट वो कह रहा है गायब हो गया, कह रहा है क्यों, वो कह रहा है क्योंकि इसके अंदर एनर्जी है, वो एनर्जी मास डिफेक्ट, वो कह रहा है प्रूव करो कि एनर्जी मास के डिफेक्ट के बराबर है, उसने प्रूव कर दिया, इतना मास गायब नजर आ रहा है, और न्यूक्लियर के बाद एनर्जी, न्यूक्लियर फोर्सेज है, न्यूक्लियर एनर्जी पावर होती है, कोई नहीं मान रहा, कह रहा दिखा मास डिफेक्ट है, उसने प्रूव कर दिया, मास डिफेक्ट आ गया, कह रहा देखा इतनी एनर्जी, एनर्जी भी कैलकुलेट कर ली, इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी जूल्स, अब ये सब रो रहे हैं एनर्जी कहां से आ गई, दोनों बराबर होने चाहिए थे। अब उसने पता क्या कि जब तक न्यूक्लियर वेपन नहीं बना तब तक ये प्रूव ही नहीं होता, इन्होंने कहा इतनी एनर्जी है, अगर फोड़ेंगे तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, इतनी एनर्जी है इसके अंदर, वो प्रूव हो गया, बट वो वैलिडेशन हुआ जब न्यूक्लियर रिएक्टर्स आए, न्यूक्लियर वेपन्स आए, तब जाके ये बट वेरीफाइड, वैलिडेटेड नहीं। आज मैं प्रूव कर सकता हूं कि कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब डालूंगा तो एनर्जी है वो मास डिफेक्ट ही था जिसने इतनी एनर्जी क्रिएट की थी। एक एटम इतनी करेगा, 1 किलो बोरे में डाल दो तो कितने एटम होते हैं किसी को नहीं मालूम सर, एक एटम तो छोटा ही होता होगा, 1 किलो बोरे में कितने एटम होंगे सोचो, एक एटम से वो इतनी एनर्जी निकलती है, इस बैग के अंदर कितने एटम्स आ सकते, मतलब न्यूक्लियर मटेरियल बोलो, पिक्चर में दिखा देना बैग में चुरा लिया, बहुत है भाई हम तो एटम लेवल पे बात कर रहे हैं, एक एक न्यूक्लियर मास डिफेक्ट बिलियन बिलियन ट्रिलियन पता नहीं कितने होते हैं। कैप्टन चिकारा, ये प्रूव हो गया सर, बट लेकिन प्रूव हुआ था पहले कैलकुलेशन बेसिस, अब क्या हुआ वैलिडेशन, किसी ने बम फोड़ के दिखा दिया, फिर उन्होंने कहा एनर्जी को आदमी के लिए करना है या एनर्जी से फिर बिजली बना लें, ये कर रहे हैं, पानी गर्म करें, वो तुम देखो, बट एनर्जी निकल रही है। उन्होंने कहा फिर तो बहुत बढ़िया, ये तो बैठ के, उन्होंने कहा एक एटम को तोड़ लेते हैं, 2 एटम बन जाएंगे, मास डिफेक्ट और पैदा होगा और एनर्जी निकलेगी। अगर तुम्हें थ्योरी माने तो ये तो तोड़ नहीं था, 2 और एटम बना दे, एक चीज से बन के है तो 2 बनेंगे तो उनकी और एनर्जी होगी, मास डिफेक्ट और पैदा होगा,
because this one atom broken to two, तो इनकी मैच भी नहीं करेंगे मास। सर तोड़ने में क्या, तोड़ने में भी फ्यूजन, हाँ, जोड़ने में भी सेम थ्योरी हो जाएगी। फ्यूजन और तो फ्यूजन दो ही होगा, तोड़ेंगे तो भी मास डिफेक्ट होगा, जोड़ेंगे तो भी होगा। तो भी एनर्जी जनरेट होगी। हाँ, तो उन्होंने कहा बोला एक तो जोड़ रहा है वो जो सन है, वो भी प्रूव कर दिया इन्होंने। हाइड्रोजन से हीलियम बन रहा है, हाइड्रोजन छोटा होता है हीलियम बड़ा होता है, जोड़ रहा है तो तब एनर्जी आ रही है। और न्यूक्लियर रिएक्टर में तोड़ रहे हैं तो भी एनर्जी आ रही है, फ्यूजन और फ्यूजन दोनों में एनर्जी आ रही है। स्ट्रेंज, एक छोटे से इक्वेशन ने, छोटी सी कैलकुलेशन ने पूरी थ्योरी ऑफ एनर्जी क्रिएट कर दी, मास डिफरेंस। तो इसकी एनर्जी गई कहाँ, पूरी वाली कहाँ? कम बढ़ेगी। नहीं, एनर्जी तो हुई होगी ना, कोई मास चेंज हो रहे हैं ना, मास बदल रहे हैं। इसकी एनर्जी डाइजेशन में चली गई, कंप्लीट डाइजेशन। तो बॉडी ये डिसाइड कर रही है कि लेक्चर सुनूं या मैं डाइजेशन करूं। सो उसके बाद पैरेटो प्रायोरिटाइजेशन प्रिंसिपल कह रहा है बॉडी में फूड डाइजेशन इज द मोस्ट क्रिटिकल फंक्शन एज कंपेयर टू लिसनिंग टू ए इंफॉर्मेशन। तो इसने डिसाइड किया, इसने नहीं किया, इसकी बॉडी ने कि पहले डाइजेस्ट कर लेता हूँ 5 मिनट, फिर सुन लूंगा। वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रहा थोड़ा वहां पर, पूरी आई थी तब किसने सुनी थी? तब वो सो बॉडी अपनी प्रायोरिटाइजेशन चल रहा है, मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला। तो मैं तो इसलिए कभी भी कोई मतलब बचपन में हमें बोलते थे सो गया, पर मैं अपने बच्चों को बोल रखा है नींद आए 5 मिनट सो जाओ, क्योंकि बॉडी से आप नहीं डर सकते। जैसे ही 5 मिनट सो के आप जागे 5 मिनट बोलते इतना सत्य से किया 5 मिनट वो होता है जबकि मार रहे आप पढ़ ही नहीं रहे। पावर नैप। अगर पावर नैप। तो फायदा नहीं, ना सोई पा रहे ना सोने मतलब वो नहीं कि रात में 5 मिनट सो जाए, रात में तो सोने, दिन की बात। खुली आंखों से जो सो रहे होते हैं भाई बंद ही कर ले। पावर नैप। पावर नैप सिस्टम यहीं से आया, 5 का 10 हो सकता है। अब तो जैपनीज भी मानने लगे हैं, सो ही जाते हैं लंच के बाद। उनको मालूम है कि जो आधे घंटे में बीच बीच में मैं गायब होऊंगा, ब्लिंक होगा ना बीच बीच में, फिर देखा जैसे आप गाड़ी भी चला रहे हो तो कई बार होता है आप ब्लैंक हो जाते हैं, सेकंड में होते हैं वो, आपको लगता नहीं है 30 से 5 सेकंड का गैप हुआ, 2 सेकंड पहले यहाँ थे यहाँ पहुंच गए। मैं तो एक बार ड्राइव कर रहा था रात में, मतलब जब सुबह उठा मुझे यार पूरा याद नहीं है रास्ता, वेरी डेंजरस। आई हैव डिसाइडेड नहीं, अगर ऐसा होगा तो या तो गाड़ी रोक दो या प्लान ही मत, ये तो बच गए। अब वो 1-2 सेकंड के जो इंटरवल्स गैप्स हैं, बाई चांस में अगर कुछ हो जाए, एक्चुअली आप सो रहे हो, फ्यू सेकंड आपको पता नहीं चल रहा कि आप सो रहे हो, तो पता चलता तो जाके मिली सेकंड्स की बात कर रहा हूँ मैं। वापस आते तो पता लगता है कि गायब हाँ, बीच का रास्ता गायब हो जाए, वो थोड़ा डिस्टेंस हो, बहुत कम होगा, मैं कहूँ 2 सेकंड, बट 2 सेकंड में भी कुछ हो सकता है। इट्स अ मैटर ऑफ चांस। अब चांस पे डिपेंडेंट करना है, तो वो सिचुएशन हो सकती है। सो दिस इज वेरिफिकेशन मेथड। वैलिडेट अलग करना पड़ेगा। आज थ्योरी रिलेटिविटी का मेरे पास कोई वैलिडेशन वेरीफाइड है, कैलकुलेशन अवेलेबल। सर ये जो अपने एक दो पंडितों ने वो निकाल रखी है कि भाई अगर आपको सपने में ये दिख गया तो ये हो जाएगा, बिल्ली रास्ता काट गई, हाँ, ये थ्योरी वेरीफाइड है। तो इन्होंने पहले थ्योरी बनाई, वेरिफिकेशंस करा कि ऐसे होने से ये हो सकता है, ऐसे होने से ये हो सकता है, कुछ हमारे ग्रंथ में लिखा है, कुछ ये लिखा है, तो कैलकुलेशन मतलब जो उनकी अपनी कैलकुलेशन, जैसे एस्ट्रोनॉमी में कुछ कैलकुलेशन होगी, तुम्हारा ये आ गया ये कैलकुलेशन, फिर इनको कुछ एग्जाम्पल चाहिए होते, भाई इसके साथ ए था उसका बी हुआ, अब उसको प्रैक्टिकल सैंपल्स वैलिडेशन प्रूफ चाहिए, वो प्रैक्टिस बोलते हैं, जिसकी जितना प्रैक्टिस होगी तो फीडबैक लेता है कि 10 लोगों ने ट्राई किया तो इतना काम किया। ऐसे जैसे रात में सपने में बोला किसी की शादी होती दिख गई तो उसके पूरे दिन स्टार्ट हो गया। वो उसमें सपने का प्रूफ क्या चाहिए, तो वैसे ही नॉर्मल भी प्रॉब्लम, मोर रिस्पांसिबिलिटी, मोर योर टाइम विल गेट कंज्यूम्ड। ये तो वैलिडेटेड भी है। इसमें सपनों से क्या मतलब है, ये तो फिजिकली नॉर्मल भी कर लो। ये तो validated है। इससे तो बहुत आपको मिल जाएगा। सो पॉइंट ये है कि हर चीज पहले वेरिफिकेशन से शुरू होती है और फिर वैलिडेट पे जाके खत्म।
सो आपका जो पूरा एनालिसिस था, पी वैल्यू, ये वैल्यू, कोलेशन, आर स्क्वायर वैल्यू, बड़ा आपने अच्छा काम किया, वेरीफाइड हो गया तो मान लिया, बट पब्लिक कैसे माने? कैलकुलेशन कितने लोगों को समझ आएगी? मैनेजमेंट पी वैल्यू कितने लोग देख पाए? आप कहोगे सर ये देखो, अब मैंने जादू करके दिखाना पड़ेगा सर। हाँ, आप दिखाना पड़ेगा। देखो मैं बढ़ाऊंगा, ये बढ़ेगा, देखना टेंशन। हाँ, ये देख हो रहा है, ये बोल रहा है, ये प्रोडक्ट बना, ये खराब बना, 100 बनाए ठीक बन गए, 10 बनाए रिजेक्ट बन गए, हो गया ना। अब कैसे हो रहा है वो भूल जाओ, पीछे हमारी थ्योरी थी। अगर मेरी थ्योरी में कुछ फॉल्ट होगा तो मैं वैलिडेशन में फेल हो जाऊंगा, और मैंने ना कोई टूल चेंज कराया ना कुछ कराया, तो मैं एक बार अपने वेरीफाई करूंगा भाई क्या ये थ्योरी में क्या गड़बड़ हुई, जैसे चेक पॉइंट। सो आई कम बैक हियर, राइट? सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर, कि मैं सिग्नल कर रहा हूं, मुझे कोई रिस्पॉन्स मिलेगा, और देन आई वांट टू प्रैक्टिकली सी कि वैलिडेशन प्रोसेस के लिए सिग्नल करके रिस्पॉन्स लेना बहुत जरूरी है। और अगर वो सिग्नल करके रिस्पॉन्स मिल ही नहीं रहा तो वो मेरा वो फैक्टर नहीं है, हाँ नहीं है। और ये काम एनालिसिस फेस का, मैं तो यहां से चेक करता हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ढूंढ रहा हूं। 3 बोले, 3 में से 1-2 तो निकल ही आएंगे, या तीनों है, जस्ट चेक। ये सेम चीज हमने उसमें भी किया था, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। उसमें हमने उसमें रिलेशन ही देखा था, उसमें के रिलेशन आ गया था, डिग्री है, फिर आर स्क्वायर वैल्यू आ गया, सब कैलकुलेशन हो गई। अब यहाँ उसको वैलिडेट करेंगे ना सर। प्रोडक्ट बना के दिखाओ ना सर, ऐसे कि यार ये अच्छा, उसमें ये भी आ गई होगी कैलकुलेशन, ये y इस वैल्यू पे आएगा, अगर मेरा x इसके बीच रखोगे तो ये रिजल्ट्स आने चाहिए, तो x करके दिखाओ ना, y बन रहा है उस डाया का, और 65% की वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहा है, बाकी तो नॉइजेस हैं। अब जो है हम एक्चुअल में प्रैक्टिकली कर रहे हैं उसको। ये तो फाइनल है। what this some your understanding है, बताने पड़ेगा कुछ था। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे था वो। नहीं बताएगा तो नींद भी खुल जाएगी। ये तो मेरे कमल जी फोटो लो इसका, फैंटास्टिक। फिर उसके बाद में वो नाकासुनी आ गया वहाँ पे। नाकासुनी लेस रेडियस मोर नॉइस, मोर रेडियस लेस नॉइस, दिस पार्ट लेस रेडियस टेल। ना वेरिफिकेशन ना खत्म खत्म कुछ नहीं। जापानीज भी आगे जाके मतलब एमडी लेवल पे एक्सप्लेन हुई कर रहा है। पीवी सन टोल्ड मोर रेडियस मोर नॉइस, लेस रेडियस लेस नॉइस। ये रेडियस बना दी, ये कम कर दी, ये ज्यादा कर दी। क्या मादा वाह वाह और नहीं पीवी सन टोल्ड और नाइस नॉट रेडी वैलिडेटेड खत्म। नहीं, ये बहुत लोगों ने ये पहले ये थॉट प्रोसेस पे एक्सपेरिमेंट्स करे कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, फिर कैलकुलेशंस आई, स्टैटिस्टिक्स आने के बाद, स्टैटिस्टिक्स बात बहुत बाद में आई 1800 19th सेंचुरी में। स्टैटिस्टिकल एबिलिटी पहले थिंकिंग से ही होता था कि ऐसा सोचा ऐसा होना चाहिए, ठीक है, फिर स्टैटिस्टिक्स से प्रूव किया, लेकिन वो भी वैलिडेशन नहीं माना गया क्योंकि नंबर्स ही, फिर उसको वेरिफिकेशन नाम दे दिया, फिर थर्ड लेवल पे जाके वैलिडेशन है, ये एक्सपेरिमेंट। फिर ये न्यू एरा आया, थॉमस एडिसन सब प्रूव है ना, एक्सपेरिमेंट करने लगे पड़े, थ्योरी तो पता है बट दिख नहीं रही कि कैसे होगी, बल्ब नहीं बन रहा, थ्योरी के साथ तो बल्ब बन जाना चाहिए था, नहीं बन। बट सर उस एरा के बाद में फिर नए कंसेप्ट तो आए नहीं है, 100 साल गुजर गए लगभग। हाँ 100 साल गुजर गए तो कुछ मतलब वहीं तक आए जो भी आए, एडिसन और So, आपके चला पूरे दिन फेसबुक और व्हाट्सएप पे एक्सपेरिमेंट कहां से आएंगे? आप ध्यान से देखो जितने एवोल्यूशन में लास्ट 100 ईयर में, बट जिंदगी चल रही है 2000
मतलब बिफोर क्राइस्ट, है ना, लास्ट 100 साल में तो सब कुछ है, और 100 में भी लास्ट 20 में सबसे फास्टेस्ट है टेक्नोलॉजी। जो थ्योरीज प्रूव हुई, एक्सपोनेंशियली ग्रो, नहीं जो थ्योरीज प्रूव हुई वो तो सर 100 साल पहले प्रूव हुई, जो वैलिडेशन सब आ रहे हैं ना, वैलिडेशन उनके अब आ रहे हैं। यहाँ पे तो थ्योरीज ही टाइम रिलेटिव है, इसका एक छोटा सा वैलिडेशन अब आया। अच्छा, इसने न्यूटन ने बोला अर्थ खींचता है, ये खींचता है, बस ऐसे कह के निकल गया। न्यूटन आया, न्यूटन के बाद ये आया, इसने चैलेंज कर दिया, कह रहे कि जब टाइम रिलेटिव है, ये रिलेटिव है, सब कुछ, तो टाइम भी ग्रेविटी के हिसाब से बदल रहा है, मतलब टाइम को भी खींचेगा ग्रेविटी। जैसे स्पेस को खींच रहा है तो स्पेस के अंदर टाइम भी है, तो टाइम कर्व्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कहाँ जा रहा है, आदमी को खींच रहा है, स्पेस को कहाँ खींच रहा है, और स्पेस को खींच रहा है, तो फिर उसने अभी कैसे प्रूव करे, वो क्या क्या चला गया कैलकुलेशन। अब इन्होंने कहा कि काम कर लेते हैं, कहीं ग्रेविटी ज्यादा होगी, कहीं ग्रेविटी कम हो, ये तो सबको पता है ना। मैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर पुल की बात करूं, है ना, कुछ हाइट पे हाइट ले लूं तो ग्रेविटी कम अप्लाई होगी, बहुत ही बाहर चला जाऊं तो जीरो ही हो जाएगी। और कहीं तो उन्होंने जो जितनी मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं एल्टीट्यूड में, वहां एक टाइम मशीन, मतलब टाइम रख दिया, एक मशीन रख लिया, और एक अपना एक बिल्कुल लोएस्ट जहाँ पे हाईएस्ट ग्रेविटी सी लेवल पे। अब इनमें डिफरेंस आएगा, मतलब मे बी 30 दिन बाद, मिली सेकंड में नहीं, एटॉमिक का नैनो सेकंड का फर्क आएगा। ब्लैक कॉफी दे दी भाई, सबको ही दे दो, आपको ब्लैक कॉफी। ब्लैक ही दे दे सबको। नॉर्मल कॉफी, नॉर्मल को ग्रीन टी दे दो। अच्छा कितना चाहिए कॉफी, कितना बड़ा 1 2 तो 2 ग्रीन टी कर दो, बाकी सबको कॉफी है ना, नॉर्मल मिल्क। ब्लैक कॉफी कर देना है। 3 ग्रीन टी, तीन ग्रीन टी और 4 कॉफी 1 चाय, कौन सी नॉर्मल चाय? डबल चाय, एक ब्लैक, 3 ग्रीन टी, 3 ग्रीन टी, 3 कॉफी, 1 चाय और 1 ब्लैक। ओके, सो कम बैक हियर। सो देन ही सेड कि यार ये तो अब इसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, मतलब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, प्रूफ वर्क मींस एक्सपेरिमेंट। तो इसके जानने के बाद साइंटिस्ट वगैरह सब चले गए। अब एक बंदा कह रहा है हमारे पास वो आ गई है वॉच, एटॉमिक वॉच। अब एटॉमिक वॉच इज पॉसिबल, करेक्ट? अब मैं सिर्फ मिली सेकेंड में नहीं, नैनो सेकेंड्स में वेरिएशन देख सकता है, एटॉमिक वॉच है हमारे। तो इन्होंने एटॉमिक वॉच लगा लेते हैं, 20 दिन में कुछ तो फर्क आएगा, अगर ये थ्योरी ठीक थी तो सर आ गया, नैनो सेकेंड फर्क आ गया दोनों वॉच में। तो इन्होंने कहा यहाँ टाइम अलग बीत रहा है, यहाँ अलग बीत रहा है, और हम स्पेस में चले आते तो टाइम अलग बीतता है। वेरी स्ट्रेंज, टाइम डिफरेंस आ गया, दोनों वॉच 0-0 पे सेट की थी। इसका मतलब टाइम रिलेटिव है। अभी तक तो कैलकुलेशन से पता था, प्रूफ तो नहीं था ना मेरे पास कुछ। हो सकता है स्टेबिलिटी का इसलिए इतनी दूर पहाड़ पे वहाँ क्यों पड़ा है? ये तो वैसे ही घड़ी में रहता है कि आगे पीछे होती रहती है। नहीं, वो तो इनएक्यूरेसी ऑफ वॉच के कारण। रेडियो से मिलाई तो वो ये कैसे पता चला वहाँ पे कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट की और उसकी आपस में एटॉमिक वॉच इज द मोस्ट पॉसिबल, जिसमें बोलो हमारे पास ऐसी वॉचेस नहीं थी ना जो हाईएस्ट एक्यूरेसी पे हो, इन वॉच से तो पता ही चलेगा। तो अब वो वॉच आ गई तभी वो एक्सपेरिमेंट पॉसिबल हो, वो मेजरमेंट्स अब पॉसिबल हो। नहीं, एक चीज देखिए भाई, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट तो जो उसके अंदर मैकेनिज्म है उस पे काम कर रहा है। तो वो जो मैकेनिज्म है उस पे प्रेशर का, टेंपरेचर का उस तो इफेक्ट पड़ेगा, ग्रेविटी का। वही तो मैं बोल रहा हूँ, एटॉमिक वॉच है उसी ये, को- मैकेनिज्म वाली वॉच नहीं है, एटॉमिक लेवल पे वॉच है। एटम के अंदर जो फंक्शनैलिटी है वो इफेक्ट नहीं होती इन सब नेचर से। सो वो एटॉमिक वॉच है, ये नॉर्मल वाली वॉच नहीं है। तो थी नहीं ना, और वैसे तो मैकेनिकल टाइप वॉच। अदरवाइज ऐसे तो वो वॉच ही नहीं होगी, अगर हम कहीं स्पेस में जाएंगे, हम कैसे टाइम, तो पॉसिबल ही नहीं होगा कुछ मेजरमेंट्स लेना। अब हमारे पास एटॉमिक लेवल वॉचेस है। अर्थ की रोटेशन का फर्क हम बता सकते हैं। सभी कह रहे हैं चाइना एक बैंड बना रहा है जिससे अर्थ की स्पीड डिस्टर्ब हो जाए। वो डिफरेंस आ जाएगा उसमें, बैलेंसिंग में। क्या बोल रहा है? बैलेंस मतलब इतनी ह्यूज वॉल्यूम का है वो, ये है उसका रिजर्वायर। जो स्पिन है ना, तो वाटर हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि इट इज इन इक्विलिब्रियम ना, वो कोई डिस्कशन है। अब ये कह रहे हैं, आई डोंट नो, कि हो सकता है अगर
एक जगह मास कंसंट्रेटेड हो जाए तो वही है फिर स्पिन में फर्क आ सकता है, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग स्पिन में। सो दैट कुड बी, हाँ मतलब ये बिना ये सारे कैलकुलेशन पॉसिबल ही तभी हो पाए हैं जब ये सारी प्रूव हुए, वेरीफाई होके फिर वैलिडेट हो। पाकिस्तान के अंदर से वो रास्ता तो बना नहीं सीपेट वाला इधर को। अब देखो एक कैलकुलेशन है सिंपल, नथिंग, नो मास कैन गो बियॉन्ड वेलोसिटी ऑफ लाइट। अभी तक ये कैलकुलेशन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से स्पीड से कोई ज्यादा चीज चल ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। अगर हो रही है तो आपकी कैलकुलेशन गलत होगी, बट ये जा ही नहीं सकता। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है भाई, क्यों नहीं जा सकते? इन्होंने एक थ्योरी बना दी अजीब सी। अब वो थ्योरी क्या है? सिर्फ ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी की ग्रीन टी, तो अपना नाम बोल देते हैं ना, ठीक है, इतना याद है। ब्लैक कॉफी चाहिए क्या चाहिए आपको? आपको कौन सी चाहिए अरे गोभी ये भी दे देना। ग्रीन टी यार, या एक वहां रखा है ग्रीन टी, इनको चाहिए। ग्रीन टी दो यार। और एक वो कह रहा मास भी है ना, वो स्पीड के हिसाब से चेंज हो जाता है। रेस्ट पे मास अलग होता है, मूविंग मास के मास बढ़ जाता है स्पीड पे। अब दो एक आप तेज चलोगे, आप भागोगे, आपका मास इंक्रीज होगा। तो कोई भी स्पीड और वेलोसिटी की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो मोटा तो वो मास बढ़ जाएगा, तो वो चल ही नहीं पाएगा बेचारा। सो नोबडी कैन रीच दिस स्पीड ऑफ लाइट। उसके लिए इतना कम मास होना चाहिए वो से जिसका मास ना के बराबर हो, जीरो जिसका मास। जीरो तो नहीं हो सकता, बट कुछ भी नहीं है। वो कह रहा है एक ही है, फोटोन लाइट, इसका मास जीरो है, इसलिए इतना भाग रहा है। हम सबके मास है, कितना भाग लेंगे, इलेक्ट्रॉन कितना भागेगा और मास बढ़ जाएगा, लो। सो इसलिए नोबडी कैन क्रॉस द स्पीड ऑफ, क्या क्या निकल के क्वांटम मैकेनिक्स। हम स्टार ट्रैक मूवी दिखा रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट से भाग रहा है, तो भगाओ फिर। यू हैव टू शो समथिंग राइट, कैसे भागे? कुछ साइंटिफिक थ्योरी बताओ ना, प्रूफ बताओ, वैलिडेशन बताओ। ये तो वार्प स्पीड बोल रहे हैं ना आप, सीधा लाइट ईयर चले गए, सब स्टोरी तो यही है ना। कैसे जाएगा? मास ही होगा उसका, कैसे भागेगा? अच्छा खासा मास है, इलेक्ट्रॉन नहीं भाग पा रहा बेचारा, प्रोटॉन इतने छोटे छोटे मास नहीं भाग, तुम्हारा शिप भाग रहा है। मूवी चल रही है, वो यहाँ से यहाँ पहुंचा, सीधा मास पहुंच गया। मास राइट इन सम इयर्स। हाँ, हर जगह दिखा रहे हैं। मार्शियन आई थी, मार्शियन तो उसमें वो कंसेप्ट दूसरा था। लूसी थी, ये एक वो थी जिसमें एक बंदा छूट जाता है ऊपर। हाँ नहीं, जो सर से बात कर रहे हैं उसमें तो होगा कि वो लाइट की स्पीड से ज्यादा भागते और मतलब विद इन फ्यू टाइम वो कितने साल कवर कर जा रहे थे। उम्र ही उनकी ये थी, क्योंकि बहुत स्पीड से जा रहे थे, बहुत स्पीड से आ रहे थे, 99 साल कवर कर जा रहे थे। हाँ नहीं कवर कर इन सम डेज और समथिंग ऐसा कुछ, so which is you need some theory for it. कंटिन्यू आएगा इन तो ब्लैक कॉफी में तो मजा ही नहीं आया, ग्रीन टी। बट ये चीजें खैर ऐसे समझ में आती नहीं, क्योंकि वेरिफिकेशंस हैं, ये कैलकुलेशंस है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, डेरिवेशन है, बच्चे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन जब तो वैलिडेट नहीं होती। अरे मुझे वो अभी भी हजम नहीं हो रहा कि भाई टाइम जो है वहाँ कम टाइम कोई फिजिकल एंटिटी थोड़ी है कि भाई जो चेंज हो जाए किसी जगह को जाके, यहाँ कुछ है वहाँ कुछ है। ये न्यूटन ने ये बोला था, आइंस्टाइन साहब आए, उन्होंने इसकी थ्योरी फेल करा दी और कैलकुलेशंस भी बनवा दिए, और उस कैलकुलेशन के हिसाब से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ गई। व्हाट इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? एवरीथिंग रिलेटिव, रिलेटिव मतलब नॉट एब्सोल्यूट। When speed is relative, everything is related to time is also relative. Time is relative हो गया, time is a dimension.
टाइम इज ए पैरामीटर। हम बोलते हैं टाइम शाश्वत है, वो कह रहे रिलेटिव है। लेकिन हमारी फिलॉसफी में जाओगे तो हम भी यही बोल रहे हैं, ब्रह्मा का दिन अलग है, हमारा अलग है, उसका एक दिन बीता, हमारे इतने दिन बीत गए। वो क्या रहा है, रिलेटिव सब रिलेटिविटी पे है। हमारा भी रिलेटिविटी थ्योरी है, लेकिन आप प्रूफ कोई नहीं। आपने देखा सब रिलेटिव टाइम पे चल रहा है। पहले कहते थे कि साल मतलब द्वापर में उतरे नहीं, ये है आपका हमारे जो भी व्हाट यू कॉल स्क्रिप्चर्स और रिलीजियस जो थ्योरी है, उसमें भी है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग टाइम फ्रेम है। ब्रह्मा का एक दिन बीता, तुम्हारे पता नहीं हजारों साल बीत गए, वो सो के उठा, उसका एक साइकिल है, आपकी यहाँ पूरी जिंदगी बीत गई। रिलेटिव टाइम रखा हुआ आपने आपके स्क्रिप्चर्स। आइंस्टाइन ने कैलकुलेशन दिखा दी। उसने कैलकुलेशन दिखाई है, हमें कैलकुलेशन आपने कोई पढ़ी है, आपने पहले दे दिया है। नहीं, आप पढ़ो, अपने ऐसे लिखा हुआ है, इसका दिन इसके बराबर है, इतने घंटे इसके बराबर है, ऐसे दे रखा। अब क्या बेसिस है, बट फंडामेंटल तो ये लगा रखा है आपको। अच्छा, दूसरा है टाइम अलग से है ही नहीं, स्पेस के साथ बीत रहा है। ये आइंस्टाइन की थ्योरी, स्पेशियो टाइम। स्पेस एंड टाइम अलग नहीं है, ये एम्बेडेड है। आप मेरे को टाइम अलग से दिखा दो, स्पेस अलग से दिखाओ, इस स्पेस में टाइम बीत रहा है। क्यों सर? सर जगह और टाइम साथ है, अलग नहीं है। ऐसे कोई जगह दिखा दो जहां टाइम ना हो। ऐसा कोई टाइम दिखा दो जहाँ तक है। आपको एफआईआर कोई लिखेगा, वहां एक्सीडेंट हुआ तो इतनी इस जगह इतने बजे हुआ। क्यों सर? आपको एक जगह हुआ, टाइम कोई नहीं। क्या ये कौन सी रिपोर्ट है? क्यों सर? ऐसा एक्सप्लेनेशन ही पॉसिबल नहीं है कि इस जगह हुआ बट टाइम कोई नहीं, तो जगह थी। क्या होगा? ये ग्रीन टी है ना, वो पानी में पूरा गर्म नहीं है वेरी ठंडी ठंडी। ना, तो एक काम कर दो, कॉफी कॉफी दे दे। कॉफी दे दो, कैपुचिनो आप कॉफी कर दो प्रॉपर, है ना? नहीं क्या अच्छा हो गया हाँ? आप लोग कॉफी कॉफी विद शुगर। सो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये बड़ा टिपिकल है, बहुत लोग नहीं मान रहे, बट प्रूफ हो सकता है। मूवीज तो बना दी है, बैक टू फ्यूचर, ये वो सब चल रही है इसी थ्योरी पे बेसिस, बट हमारे पास कोई प्रैक्टिकली आज तक ऐसा हमने देखा। टाइम मशीन बना रखी है उसको। टाइम मशीन वो सब इसी थ्योरी पे है। पूरा एरिया फिर ये भी आया ना एक बंदा जो नया था, कौन है? इसके बाद भी तो एक नई जनरेशन है साइंटिस्ट की, कौन है वो जो जिसका एक फिंगर काम करता था? हॉकिंस, स्टीफन हाँ, स्टीफन हॉकिंस मर गया, बट वो भी कुछ फंडामेंटल देखे गया, उसके भी जबरदस्त फंडामेंटल, ब्लैक होल लेके आ गया। ब्लैक होल थ्योरी। वो कह रहा है कि ऐसी डेंसिटी है, जब स्टार मर जाता है सब कुछ हो जाता है, इतना डेंस हो जाता है, डेंस होता जाता है, इतना डेंस हो जाता है कि लाइट भी नहीं घुसती। हाई डेंसिटी लाइट कुछ तो घुसती है, रिफ्लेक्ट होती है, वह कुछ नहीं। लाइट कैन नॉट गो इनसाइड, और अगर लाइट इनसाइड है, इतनी डेंसिटी है तो बाहर नहीं जा सकती। डेंस है, मतलब इतनी ज्यादा डेंसिटी कहीं पॉसिबल नहीं है, और स्टार मर ही तक सकता है जब इतनी डेंस हो जाए, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाए। हीलियम वही जो आपका थ्योरी है ना, क्या है, मास बनता जाएगा, मास डिफेक्ट बनता है, एनर्जी रिलीज होती जाएगी। अब एलिमेंट भी बदलते हैं, हाइड्रोजन हीलियम बन गया, हीलियम कार्बन बन गया, कार्बन कुछ बन गया, अब ये मास बदलते जा रहे हैं, राइट? एक लास्ट पॉइंट तो आएगा जिसके आगे कोई डेंसिटी पॉसिबल, इतना डेंस है कोई चीज घुस नहीं सकती, लाइट नहीं घुस सकती। लाइट अगर अंदर गई है बाहर नहीं आ सकती, ट्रैप हो जाएगी। बाहर आने का मतलब ये नहीं है कि बाहर आपने बंद कर रखा है, ट्रेवल ही नहीं कर पाएगी। क्या नहीं कर पाएगी? ऐसा होता है ना, डेंसिटी, लाइट को कोई रोक सका? डेंसिटी मीडियम में स्लो हो जाती है, इतना तो पड़ा है, पानी में स्लो हो जाती है ना? जब वही होता है ना आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्या है, फेज में डाला तो स्लो हो गई, स्पीड तो फर्क आ जाती है ना लाइट की। लेकिन आप सोचो, लाइट चल ही नहीं पाएगी, इतनी हाई डेंसिटी मीडियम। वो स्टार्स में जब स्टार मर जाता है, लास्ट में ब्लैक होल बचता है, वो कह रहे इतना डेंस है, मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल। लाइट जैसी चीज नहीं चल सकती, जीरो मास है तो कोई तो चल ही नहीं सकता।
आप सोचो ऐसी चीज के अंदर ना टाइम, जहाँ लाइट स्टॉप हो गई, एनर्जी स्टॉप हो गई, वो कह रहे वहाँ टाइम भी खत्म हो गया, स्पेस भी मूव इतनी पागल बना रहा है, पता है जब बताओ ऐसा कुछ हो ही नहीं, इस फायदा क्या हुआ इसके बताने से, बेनिफिट क्या निकलेगा? ये तो वही वाली बात है। वेरिफिकेशन है। टाइम नहीं है इसका मतलब हम भी मैं तो कह रहा हूँ वेरिफिकेशन वैलिडेशन फर्क है, इतनी यही डिस्कशन चल रहा है। एक और थ्योरी आ गई, वेरीफाइड कर लिया, कोई कैलकुलेशन की इतनी डेंसिटी पॉसिबल है, उसने डेंसिटी कैलकुलेशन कर ली, कितनी डेंसिटी पे लाइट हिल ही नहीं सकती, वैल्यू अवेलेबल है, निकाल, कोई साइंटिस्ट चैलेंज नहीं कर सकता, बात तो ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है। सर उस साइड लाइट रख दो, उस साइड जा ही नहीं सकती, उस साइड खड़े हो जाओ, कैसे चले जाएगी? तो ओपेक मटेरियल है ना, तो वही तो है कि वो डेंसिटी फिर उसकी ज्यादा भी तो है। नहीं एक मिनट प्लीज, स्पेस में मटेरियल्स अवेलेबल है, राइट? मैं कह रहा हूं स्पेस इतना डेंस हो गया है कि उस एरिया में कोई नहीं चल, स्पेस इतना डेंस हो गया, स्पेस इतना डेंस हो गया। जो उसकी थ्योरी के हिसाब से वहां जब टाइम ही नहीं है तो हम भी नहीं हो सकते वहां पे। नहीं उधर नहीं, वो कह रहे हैं कि अब जब लाइट और कोई चीज में ना एंटर कर सकती है, ना निकल सकती है, ना ट्रेवल कर सकती है, तो वो स्टैटिक हो गई, स्पेस में क्या मूव करेगा फिर? तो उसने बोला वहां टाइम भी क्या हो गया, जीरो, वहां कोई मूवमेंट नहीं है, कोई रिफ्लेक्शन। इसलिए आप टेलीस्कोप भी दे सकते हो, टेलीस्कोप देखने के लिए क्या चाहिए, लाइट जाके रिफ्लेक्ट हो के एब्जॉर्ब, कुछ तो फिनोमेना होना चाहिए। तो यू कैन नॉट सी डार्क, वो क्या ब्लैक होल भी नहीं देख सकते आप? मैं भी कल एक स्टूपिड दिन ना देख सकते हो, ना समझ सकते हो, ना कोई वेरीफाई कर सकता है, ठीक है। नहीं बट आपका थ्योरी तो पॉपुलर होगी, ब्लैक होल थ्योरी है पूरी, उसके बुक रिलीज है, एंड द मोस्ट सेलिंग थिंग। तो अभी ना तो मैं गया हूं कभी वहां, ना मैंने कभी देखा है। यू अंडरस्टैंड? सो वैलिडेशन क्या है इसका? अच्छा वेरिफिकेशन बहुत सारे हैं, तो एनालिसिस पे प्रोजेक्ट तो हो भी नहीं सकता, कर ही नहीं सकता कोई, वैलिडेशन करने के लिए जाना पड़ेगा, जहाँ चला गया वो वैसी जगह है। या आपको लाइट भेज के होता है कितना दूर है, या टेलीस्कोप पे देखो, कुछ तो करोगे। आप ये कह रहे हैं कि ये आपको तब पता चलेगा जब आपके पास स्पेसशिप होगा, जा रहा होगा, और वो तो वहां ब्लैक होल में फंस जाएगा। कभी नहीं अंदर चले गए या कोई भी ब्लैक होल पे फंस गए, वहां मूवमेंट तो है नहीं स्पेस का। अगर पास भी गए तो वो कह रहा है कि देन इट इज नॉट पॉसिबल टू मूव एनी हियर एंड देयर, मतलब लाइफ खत्म है वहां पे, उसके बाद किसी को नहीं पता क्या है। या आपका लाइट, फिर वो वाली थ्योरी है, लाइट एंटर नहीं कर सकती तो स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर होना चाहिए एंटर करने के लिए। अब उन्होंने बताया कि तुमने तो ये स्टोरी बना रखी है स्टार ट्रेक वाली, तो तुम तो लाइट घुस जाओगे ब्लैक होल में, यू बिकॉज यू आर ग्रेटर देन सी, तो घुस गए, तो अब अंदर क्या होगा, क्या कहाँ निकलोगे, क्या होगा, नोबडी नोस। सो ब्लैक होल में ट्रैप हो सकते, सो इसलिए वो दिखाते हैं मूवी में, गए क्या पता नहीं क्या हो। तो ब्लैक होल से 25 साल पीछे टाइम रुक गया, कहीं फंस गए, वापस निकले, यहाँ 50 साल बीत गए थे, आप तो कुछ हुआ ही नहीं, वहां पे कुछ बीता ही नहीं। एनीथिंग इज पॉसिबल। टाइम ट्रेवल, टाइम स्टॉपेज, टाइम नॉट गोइंग, जैसा आप बोल रहे हो, तो बहुत कुछ, बट ये पॉसिबल तब है व्हेन यू आर क्रॉसिंग द स्पीड ऑफ लाइट। और आप स्टोरी यही चला रहे हो, तो उसने जब स्टोरी चला रहे तो मेरी भी चला, तो साथ में C+ वाली, या सी जब एंटर ही नहीं कर सकता तो खत्म करो ना फिर ये स्टोरी अपनी। नथिंग कैन क्रॉस द स्पीड ऑफ द लाइट, लेट्स लिव द लाइफ पीसफुल। और यू एग्री नथिंग कैन क्रॉस द स्पीड ऑफ लाइट? वहां से हमें कोई तेल मिल सकता है क्या, या कोई सोना मिल सकता है, मतलब उसका नहीं क्यों उसने क्यों गया वहां की थ्योरी बनाने के लिए? कोई फायदा होता है मान लो कि भाई एक ऐसी जगह ढूंढ ली है, लेकिन वहां पे तेल मिल जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है, सब तो समझ में आती है, एफर्ट करें, वहां कुछ है ही नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है। साइंटिस्ट देखते, साइंटिस्ट तो ऐसे करते हैं, साइंटिस्ट आउट ऑफ द बॉक्स, साइंटिस्ट के लिए सब बैठे नहीं बैठा, ये कुछ तो यूजफुल होना चाहिए। यूटिलिटी बात कर रहा हूँ, तो कुछ तो हो। वो कह रहे यूटिलिटी एक है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, मतलब मैं बता रहा हूँ उनका मेन लॉजिक क्या है साइंस का, कि हम एक एंशिएंट सिविलाइजेशन में बैठे हैं, हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ ना हमें बहुत पता है यूनिवर्स के बारे में, लेकिन यूनिवर्स बहुत ही एडवांस है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, हमें कुछ नहीं पता, हमें बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन। तो कह रहा है ये हो सकता है कि इससे भी ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशंस हो, नॉलेज हो, टेक्नोलॉजी हो, जिसको यूज करके कोई नई टेक्नोलॉजी बन सकती है, बट हमें पता ही नहीं।
कि लाइट भी मैनिपुलेट हो सकती है, लाइट मैनिपुलेट हो सकती है, स्पीड मैनिपुलेट हो सकती है, कुछ भी हम कर सकते हैं जो आज की डेट में हमें नहीं मालूम। हो सकता है किसी को इन्फॉर्मेशन हो, तो इनको ये डर है यार किसी को ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, तो ये वो है ना जो अमेरिकन थ्योरी है, वो एलियन आएगा, ये आएगा, सब वो सब थ्योरी चलाए जा रहे हैं कि यूनिवर्स को जानना बहुत जरूरी है, अदर वी आर अ थ्रेट। लेकिन स्टोरी दूसरी है। एक साइंटिस्ट कहता है स्टोरी है उल्टी, कह रहा है अगर आपको बहुत कम मालूम हो और आपसे एडवांस सिविलाइजेशन है तो वो आपके ध्यान भी नहीं दे रही, वो आपके पास नहीं आ रही। यहाँ पे लोग यहाँ से यूएस जाते हैं, यूएस से इंडिया कम ही लोग आ रहे हो। यार एक बताओ, वो कह रहे हैं इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए फिर कि ऐसा समझ लो आप एक जंगल में जा रहे हो, चींटी और आप में जितना फर्क है इतना एडवांस टेक्नोलॉजी में फर्क होना चाहिए। चींटी को कितना मालूम होगा, आपको जंगल में ज्यादा मालूम। अब चींटी आपके रास्ते में जा रहे हो तो क्या करोगे? जाओ यार अपने निकल जाओ, आप इससे लड़ोगे, आप तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरे को पकड़ो। वो कह रहा हम इसलिए आप पे ध्यान नहीं दे रहे कि तुम क्या हो चींटी, तुम क्या कर रहे हो, तो अपनी छोटी जिंदगी जीते रहो, इसी में खुश रहो। सो दे आर सेइंग इसलिए आप पे कोई अटैक नहीं हो सकता है दुनिया में। ये जो तुम्हारी थ्योरी है ना एलियन आके, बिकॉज तुम्हारे पे कोई इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। तुम्हारे पे ऐसा क्या है? अगर दे आर वेरी एडवांस टेक्नोलॉजीज जो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा ट्रैवल करके आ रहे हैं, इसका मतलब दे हैव क्रॉस दोज ऑल बैरियर्स। क्यों सर? इसका मतलब वो एक नई साइंस टेक्नोलॉजी पे जा चुके हैं। ये वाली सारी थ्योरी खत्म हो चुकी है, मास वाली ये थ्योरी है। ये जिनके इनको खतरा है, जो सारे ये जो कह रहे काम कर क्या कर रहे हैं, ये नासा के लगा रखे हैं, ढूंढ रहे हैं, यहाँ से सिग्नल भेज रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स आए, ये सब ड्रामा क्या? यूएफओ दिखा और तो अगर हाँ ये सब है, ये आप गूगल पे देखो, ये सब मिलेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि सम साइंटिस्ट से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अटैक दो कोई आपस में कॉम्पिटिटिव नेशन के बीच थ्रेट पे होगा, थ्रेट पे होगा ना, तुम्हारा थ्रेट नहीं है कुछ भी। नहीं, हम तो खुद ही खत्म करने वाले हैं चीजें। तो ये क्या झगड़ा करे, वो यहाँ के क्यों आएगा? वो कहे ठीक है लेट देम लिव लाइक स्मॉल प्लेनेट है, चलने दो। तो तुम ऐसे यू आर नेसेसरली मेकिंग ए पॉइंट। अंत नहीं है यूनिवर्स का। यूनिवर्सल कोई अभी इनके पास नॉलेज ना नहीं हो, वो तो गेन कर रहे हैं, तो अभी जितना करते हैं एक और कोई निकल के जाता है थ्योरी। तो अभी इनको ये समझ नहीं आ रहा है व्हाट इज द एंड टू इट। तो एंड हो भी कैसे सकता है? हाँ ये क्या हो बहुत सकता है? एंड तो एंड के बाद में क्या है? एंड का भी कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं अभी तक तो है नहीं। सन की लाइफ तो मतलब कैलकुलेट कर रखी है ना। नहीं जैसे मैं आपको बताऊं बहुत छोटी, जैसे इन्होंने सवाल उठाया, तो साइंटिस्ट तो बैठे हुए काम के लिए, सर सन तो कोई नहीं है, अकेला यही है। और वहां पे क्या हो रहा है? फ्यूजन, वही हाइड्रोजन का हीलियम बना रहे हैं, तो बना लो यहाँ बैठ के। एक आप ना सूरज उगा दो, क्या देखो हाइड्रोजन हीलियम में तो कन्वर्ट करना है। एनर्जी को कंजर्व नहीं कर पाएंगे ये, अगर ये बना लेंगे दूसरा। तो बस वो 2-4 बैरियर्स बचे हैं। तो ये इस तरह के सोचते तो रहते हैं सारा दिन बैठ करते रहते हैं, लेकिन मूवी पहले बना लेते हैं उसकी। मैंने देखा एक स्पाइडरमैन वाली मूवी थी, उसने वही कर रहा था, सोलर एनर्जी कन्वर्ट कर रहा था हाइड्रोजन हीलियम, और वो सब बना रहा था, बट वो कंट्रोल नहीं कर पाया, वही फिर उड़ गया वो समथिंग, वो ऑक्टोपस, वो क्या था, वो ये सेम थ्योरी थी। मास इफेक्ट उसने निकाल लिया, कैलकुलेट होते हैं, मैं खुद ही कर लेता हूँ एनर्जी जनरेट, उसने बना दिया। अब वो कन्वर्ट होता जा रहा है, वो एक एनर्जी का, भाई अर्थ से इतना दूर एक एनर्जी, अर्थ के ऊपर एनर्जी, हाउ यू विल मैनेज दैट? प्रोपोर्शन कैसे मैनेज? तो वो हो नहीं पाया मैनेज। अच्छा ये रुकता नहीं है, फिर ये रुकता नहीं है, फिर ये ऐसी वो आग लगा दी, फिर एग्जॉस्ट कोई नहीं है इसका, एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं है। तो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट, जब तक सारी हाइड्रोजन कन्वर्ट ना हो जाए, फिर हीलियम का कन्वर्जन होगा, नेक्स्ट कुछ हीलियम कुछ उसमें बनेगा, फिर उसका होगा, फिर वही है ना वो डेंसिटी वाला, जब तक वो ब्लैक होल तक कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, वो कर चलते रहेगा। इसलिए ये बिलियन ईयर्स तक चल रहा है सन, ये रुक नहीं सकता। सो दैट इज द होल आइडिया। लेकिन एक दिन है तो ये भी तारा, हाँ ये स्टार की तरह है। ये भी ब्लैक होल जो बाकी स्टार्स हैं उनका वो हाइड्रोजन हीलियम सब खत्म हो चुका है, वो कार्बन लेवल पे चल रहे हैं। अब बनेगा अपने शुरू करना है इसको। Okay, yeah, just a moment. I just come back. 10 मिनट से मैं अभी था ऑनलाइन था। Okay.
अच्छा मैंने देखा नहीं, ओके जस्ट मैंने कहा शायद देखा नहीं। राइट ओके। सो जो भी एक्सपेरिमेंटल थ्योरी है राइट, उसको वैलिडेट करना बहुत जरूरी है। तो एक्सपेरिमेंट बनाए इसलिए है कि जितना आप एनालिसिस फेज में पी वैल्यू आर स्क्वायर वैल्यू निकाली है वो सब एक्चुअली आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, वो जो आप बोल रहे हैं ना वेदर ब्लैक होल दोस, बट वैलिडेशन के लिए मुझे एक्सपेरिमेंट तो रन जिसकी एक फिजिकल यूटिलिटी होगी आपके टर्म। चाइना ने किया है ये। हाँ फिजिकल यूटिलिटी में कन्वर्ट कर। चाइना ने जितना सन के पास में जो टेम्परेचर है यस उसने 20 मिनट या 20 सेकंड ऐसा कुछ उसने बनाया है कि वो उस एनर्जी को, वो सन की एनर्जी को रेप्लिकेट कर पाए, उस लेवल का एनर्जी उन्होंने क्रिएट किया और उसमें 20 मिनट या 20 सेकंड सर्वाइव किया। So that's what they're trying कि मैं इतना कन्वर्जन कर सकता हूँ, किस रेट पे कर सकता हूँ, या सोलर सेल एटलीस्ट ट्रैप कर लो एनर्जी को, आ तो रही है हीट, या तो ट्रैप करो या जनरेट करो। सोलर सेल भी क्या है, ट्रैपिंग द एनर्जी कन्वर्ट इनटू सम। उन्होंने सन से भी ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट किया। नहीं कर सकते हो, that's not a point. So artificial you can create, but the point is managing this thing, impact on air, you know, global और multiple layout inspection करना पड़ेगा इसमें, सारे पैरामीटर निकालने पड़ेंगे, one sided approach is just. So this is what I am saying, levels, factors हो गए, उनके levels हो गए, and effect हम पढ़ चुके हैं, mean and interaction, trials will find out number of trials हमें कितने रन करने, noises हम लोग डिस्कस किया था लास्ट टाइम, you remember? जिस पे आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं वो सब आपके क्या हैं, नॉइज लेवल्स हैं। सो इनको कैसे हैंडल करेंगे, हैंडलिंग ऑफ नॉइज एंड एक्सपेरिमेंटल स्पेस जो आपने बोला है ये लेवल सेटिंग है, माइनस प्लस कितना रखना है जिसमें मेरा एक्सपेरिमेंटल रिस्पॉन्स पॉसिबल है। मैं ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता माइनस प्लस के बियॉन्ड चला जाऊं जिसमें एक्सपेरिमेंटल स्पेस के बियॉन्ड चला जाऊं जहां मेरे रिस्पॉन्स आने डिस्टर्ब हो जाए, बंद हो जाए, या लीनियरिटी डिस्टर्ब हो जाए, या वो अलग तरीके से बिहेव करने लगे। तो मुझे एक ऐसा स्पेस चाहिए जहां पे एक्सपेरिमेंट फीजिबल, इसको एक्सपेरिमेंटल स्पेस बोलते हैं। तो माइनस प्लस कैसे सेट करना है, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कन्वेयर में बताया था, कन्वेयर की स्पीड बहुत बढ़ा सकता हूँ, उतना अलाउड है, उसमें जितना भी करंट फ्लो करो आई कैन इंक्रीज द स्पीड, बट क्या होगा, वो सारे प्लेट्स जो मिरर प्लेट्स हैं जाके ओवन में टकराने लग गए और ब्रेक होने लगे। तो मैं अब इसके बियॉन्ड ही रिस्पॉन्सेस डिस्टर्ब, बहुत स्लो करूंगा तो क्या होगा, वो जो पेंट हो रहा है वो उसकी थिकनेस नहीं बढ़ जाएगी कि वो बियॉन्ड ए सर्टेन चीज। तो मुझे एक स्पेस के बीच ही एक्सपेरिमेंट करना, अनलिमिटेड स्पेस नहीं हो सकता, देयर हैज टू बी अ माइनस प्लस लेवल वेयर द एक्सपेरिमेंट इज पॉसिबल। हाइड्रोफॉर्मर में मैंने बताया था प्रेशर बढ़ाते गए तो पूरी मशीन हिलने लगी, सो उससे कम रखना है, फाउंडेशन ही हिल रहा है तो आई कैन नॉट एक्सपेरिमेंट, बहुत कम करेंगे तो बैलोइंग नहीं होगा। सो लेना एक्सट्रीम है, लेना क्या है एक्सट्रीम, बट ऐसा एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए इस पे एक्सपेरिमेंट ही बंद हो। लेना तो एक्सट्रीम क्यों लेना है, हाँ सिग्नल करने में फर्क आना चाहिए, 5 पर 200 और 210 ले लिया, सिग्नल कर रहा हूँ, वाई वेरी रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा, इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वाई एक्स इज नॉट सिग्निफिकेंट, ये रीजन नहीं है, आपका स्पेस छोटा है, उतने स्पेस में कोई रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं। और कुछ लोग इतना बड़ा स्पेस ले लेते हैं कि उस लेवल पे फिर एक्सपेरिमेंट होने बंद हो। सो दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल स्पेस। हैंडलिंग ऑफ नॉइज, वन मेथड इज ब्लॉकिंग द नॉइज, ब्लॉक मतलब नॉइज को रोकना। So हम कुछ मेथड बात करेंगे, हाउ टू ब्लॉक द नॉइज इन एक्सपेरिमेंट। सेंटर पॉइंट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, सिमुलेशन ये सॉफ्टवेयर पे हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सिमुलेट, एंड इंटरेक्शन एंड मेन इफेक्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। ओके सो ये टर्म्स मैं यूज करूंगा, मेन इफेक्ट, इंटरेक्शन इफेक्ट, वैलिडेशन ऑलरेडी डिस्कस, नॉइज, एक्सपेरिमेंटल स्पेस, लेवल फैक्टर्स, सिग्नल, हैंडलिंग नॉइज, ब्लॉकिंग द नॉइज, नॉइज इंपैक्ट, हाउ टू ब्लॉक, रैंडमाइजेशन हम एमएससी में भी मतलब और बाकी जगह भी कई यूज किया था, रैंडमली होना चाहिए एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या फायदा है, दिस इज द लास्ट टर्म, रैंडमाइजेशन का क्या फायदा है,
रैंडम करने का एक एडवांटेज है, अगर आपसे एक बार गलती होगी, सब आपने टेम्परेचर गलत सेट कर दिया और सारी रीडिंग उसकी पहले कलेक्ट करी, सो वो सारे 4 की 4 रीडिंग गलत आ जाएगी, एक गलती 4 रीडिंग पे जाएगी, क्यों सर? मुझे अलग अलग सिग्नल करना है ना, माइनस प्लस, बार बार माइनस आएगा, तो रैंडमली करना है, कभी इसको माइनस में कर दिया, कभी उसको प्लस। अब मैं कहूंगा एक बार इसको माइनस सेट करके ना सारी रीडिंग पहले ले लेता हूँ, 4 ही तो लेनी है। जैसे आपने रैंडमली नहीं किया, एक गलती 4 रीडिंग पे एक साथ जाएगी। अगर आपको एरर को बचाना है, एरर को मिनिमाइज करना एक्सपेरिमेंट में, तो क्या करो, रैंडमली करो, कोई फिक्स सीक्वेंस में, लॉजिकल सीक्वेंस में मत करो कि पहले टेम्परेचर 200 रख के सारी रीडिंग ले लो, फिर 300 रख के सारी रीडिंग ले लो। नो, ऐसे लोग करते हैं, वी नेवर डू लाइक दैट। अगर एक गलती हुई तो सीधा 4, 5 जो भी आपके नंबर रीडिंग से जाएगी। अच्छा, मैंने एक बार 200 लिया, फिर दूसरी बार की रीडिंग में पहले कुछ और चेंज करके फिर दोबारा लिया, तो वहां जो गलती होगी दोबारा सेटिंग में वो गलती रिपीट नहीं होगी। तो 10 बार करना पड़े, बट रैंडमली करो। एरर शुड बी मिनिमाइज्ड, कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, बट रैंडमाइजेशन से क्या होगा, एरर एक ही रीडिंग पे आएगा या सारी रीडिंग पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट एक साथ एक जगह नहीं आएगा, एक ही लेवल्स पे सारा एरर नहीं आएगा। So basically it's a method of handling the errors, randomizations, blocking, noise, ये सब errors को experimental errors को handle करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम लोग experiment करेंगे, we can discuss about that. Center point and simulation. Center point we already discussed, right? So is that terms are okay? Okay. Okay, I have today requested, because last time हमने वो बात किया था, just for last maybe 1 hour 4:30 to 5:30 जो आपने वो वर्क कल्चर का कुछ किया था, right? So उसका feedback and कुछ और important point on the conclusion side. So I requested him because he could not come today. So I said online at 4:30 के आसपास if you can give some time, right? So I think he has already joined. So I was not aware he has already joined. आप last time थे, who was not? You were not there. Last time when क्योंकि उसके बाद फिर we could not do a follow up. He called me, but I think एक बार मैंने cancel किया था, program ही नहीं था उस दिन, एक तो emergency हुई थी, right? So that day was planned. So then I said I'm there. Last time it was more of a VSM half day, so I said this time maybe 4:30 somewhere. 4 or 4:30 we can manage. So maybe we'll discuss certain points you can conclude on certain areas, right? So we wanted to conclude on, तो काफी हमने नीचे भी जाके discuss कर रहे थे on certain thing, but कुछ open points थे, right? So I requested him कि अगर वो points को हम conclude कर सकते हैं in few minutes time, so that this becomes also very important for the work culture के issues क्या, उनके क्या solution sets हैं, इवन उनके अगेंस्ट क्या हम एक्शंस ले सकते हैं। क्योंकि आप लोग भी काफी टाइम में डिस्कस कर रहे थे कि टेक्निकल प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहे हैं, बट वो कुछ ऐसी मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स हैं, या आई विल से द कल्चर इटसेल्फ इज सो बैड दैट you cannot implement certain things, or the support is not that right. या आपके लिए ये भी हेल्प हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करो तो पहले ये वाला चीज ज्यादा चेक करो, क्यों सर? क्योंकि आप वो मत पूछो सेल क्या है, टर्नओवर क्या है, उससे आपको कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगी। मुझे पूछते सर ये कंपनी ज्वाइन करनी है, टर्नओवर क्या है 300 करोड़, मैं शेयरिंग थोड़ी ना हो रही है, अपना देखो आपको क्या वहां क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या फायदा होगा। ओके, so sharing of slide करना है। okay, may I just give you the sharing, right? Naveen has sent you some. Did you receive that? Yeah, I have received that. Okay. Now speaker because यहाँ ठीक हो गया ना, so what to do? हमने कमेंट कर रखा है।
So can you just speak? Sorry. Hello, check 1 2 3. Can you hear? I see all the mics are muted of the participant. तो अभी तो mute ही रखना है. Fikr